कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की अभी स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि सिंध और वफाक के दरमियान फाइनेंशियल दादोशुमार के हवाले से इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। वफाकी वजीर असद उमर बिलावल भुट्टो के एक वीडियो क्लिप से नाखुश थे और उन्होंने मीडिया पर पीपल्स पार्टी पर तनकीद शुरू कर दी। वजीर आजम ने कराची के दौरे के दौरान 5 सितम्बर को शहर के लिए 1100 अरब रुपए के तारीखी पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज को अवामी मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाना है और इसके लिए वफाक और सिंध हुकूमत दोनों का ताउन शामिल होगा। लेकिन यूं ही इस पैकेज का ऐलान होता है तो वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान एक लफ्जी जंग शुरू हो जाती है। वफाक का इस पैकेज में कितना हिस्सा है और सिंध हुकूमत का कितना हिस्सा है? वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल ऐलान किया। कराची पहुँचिए, जो कराची में मंसूबे हैं कराची की डेवलपमेंट के लिए, उसमें सिंध हुकूमत का 800 बिलियन रुपीस के मंसूबे हैं और वफाक के 300 बिलियन रुपीस के मंसूबे हैं और ये अच्छा शुरुआत है कराची की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जो इस सूबा के अवाम के रिक्वायरमेंट है कराची और इस सूबा का हर बहुत से मुतासिर इलाकों का रिक्वायरमेंट है, वो रिलीफ का है, वो रिकन्स्ट्रक्शन का है, वो रिहेबिलिटेशन का है, और उसमें हम वफाक की तरफ देख रहे हैं कि हम कमरे में बैठकर कोई बात नहीं कर रहे जो हम टीवी के कैमरा के ऊपर ना करने को तैयार। टोटल जो परसों सामने रखा गया था प्रेजेंटेशन, जो मंसूबों की फहरिस्त रखी गई थी और उसमें जो जिम्मेदारियां रखी गई थी, उसमें 62% जो फंडिंग है वो वफाक की थी और 38% सूबे की थी, यानी तकरीबन 2/3 फंडिंग जो है वो वफाक की थी। इसके अलावा MQM पाकिस्तान ने इस पैकेज के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया है। मोहतरम वजीर आजम साहब ने, मुझे लगता नहीं कि वजीर आजम साहब का ये फैसला है। वफाकी हुकूमत अपने एक इत्तेहादी की मुंतखब बल्दियाती हुकूमत के बजाय सिंध की 13 साल से करप्शन की तारीख रखने वाली सूबाई हुकूमतों के ब्यूरोक्रेट के जरिए तरक्याती काम जो कुछ होने हैं, अब जब ये एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए हैं तो क्या ये खदशात अब यकीन में तब्दील होने का वक्त नहीं आ गया? अभी ये वाज़ेह नहीं हुआ कि कराची सर्कल रेलवे को सरमाया कौन फ्राहम करेगा। जहां सूबाई खुद मुख्तारी की बात की जा रही है, लेकिन सिंध जहां पर हाल ही में बल्दियाती नुमाइंदों ने अपनी मुद्दत पूरी की है, वहां पर मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन ना होने की वजह से बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बल्दियाती निज़ाम फ़ाल नहीं हो सके। नाजरीन, यही सवाल हम रखेंगे कि वसाइल और इख्तियारात की तकसीम का कराची की जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनका क्या प्लान है, और इसके अलावा पंजाब के अंदर पिछले 2 साल के अंदर 5 दफ़ा IGs तब्दील हो गए हैं, अब नए IG तैनात हुए हैं इनाम गनी के नाम से। उस हवाले से भी हम इस बात का जिक्र करेंगे, इस टॉपिक को भी हम देखेंगे। इन्हीं तमाम सवालात के साथ हमने दावत दी है शर्मिला फारूकी साहिबा को, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो सिंध असम्बली की मेंबर हैं। कराची से ही आफ्ताब जहांगीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, कराची से MNA हैं। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब जो हैं वो MQM पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, MNA हैं, कौमी असम्बली की कमेटी बराए हाउसिंग एंड वर्क्स के मेंबर हैं, इसलिए इस मामले को अच्छी तरह से बखूबी जानते हैं। मोहम्मद तौहीद अर्बन प्लानिंग के माहिर हैं, शहरी प्लानिंग के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर चुके हैं, और मैं हूँ मुनीज़े जहांगीर आपकी मेज़बान। सबसे पहले शर्मिला आपकी जानिब आऊँगी। अभी तक अभाम है, ये नहीं मालूम कि फेडरल गवर्नमेंट ने, वफाक की हुकूमत ने कितने पैसे डाले हैं कराची के इस नए मंसूबे में, और जो आपकी हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत, उन्होंने कितने डाले हैं। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि जी 800 अरब जो है वो सूबाई हुकूमत ने डाले हैं, 300 अरब जो है वो वफाकी हुकूमत ने डाले हैं। तो एग्जैक्टली तकसीम क्या है ये 1.1 ट्रिलियन रुपीज़ के पैकेज की? जी शुक्रिया मनीज़े। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं और मेरी जमात इस बात को बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब कराची आए और कराची के लिए वफाक की तरफ से जो है वो फंड्स की शराकत दारी में अपना हिस्सा डाला। लेकिन जो एक अभाम और फॉर क्लैरिटी ऑफ द रिकॉर्ड, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, जो आपने सवाल पूछा कि 11 अरब रुपयों में से 802 अरब रुपए जो हैं वो हुकूमत सिंध के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के हैं, और वफाक की जानिब से तकरीबन 362 अरब रुपए जो हैं वो शराकत दारी में डाले गए हैं, जिसमें से 100 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट डाल रही है और बाकी 262 अरब रुपए जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत
प्राइवेट सेक्टर चिप इन कर रहा है। और ये तकरीबन कोई 3 साल में ये पैसा जो है वो कराची पे लगाया जाएगा, जिसमें से फेडरल गवर्नमेंट जो है 33 अरब रुपए सालाना वो कराची पे लगाएगी। अब उसके अंदर चंद एक मंसूबे जो मैं आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट है वो ये हैं, जैसे कराची के लिए जो K4 का पानी का प्रोजेक्ट है जो तकरीबन 60 अरब रुपए का था, जिसमें ऑलरेडी हुकूमत सिंध 11.3 अरब रुपए लगा चुकी है, और बाकी का जो अब हिस्सा है वो हुकूमत पाकिस्तान यानी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो लगाएगी ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ की भी वजाहत करती चलूँ मनीज़े, क्योंकि साहब जहांगीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले साल मार्च में भी वज़ीर आज़म साहब ने कराची का रुख किया था और एक कराची पैकेज अनाउंस किया था 162 अरब रुपए का। वो आज तक कराची को नहीं मिले, और अगर आप बजट के कागजात में देखेंगी तो ये अमाउंट रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा। जो अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सिर्फ 12.5 अरब रुपए हो रहा है, जिसमें से 11 रुपए जो है वो पिछले हैं, और सिर्फ 2.5 अरब रुपए जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने पिछले साल बजट में दिखाए हैं। इसके अलावा अगेन आफ्ताब जहांगीर साहब के होने की मौजूदगी का फायदा एक चीज क्लियर कर दीजिए कि 162 रुपए जिसका ऐलान हुआ था शर्मिला, वो आपको नहीं मिले, वो सूबाई गवर्नमेंट को नहीं मिले? नहीं, उसमें से कोई पैसा नहीं मिला, और ना ही ये बजट के कागजात में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर बजट में नहीं है तो इसका मतलब है ये पैसा नहीं है, सिर्फ ऐलान की हद तक रह गया है। इसके अलावा जो मनीज़ा मैं बात करना चाह रही थी वो ये थी कि कराची से PTI के 14 MNAs हैं और हर MNA को 15 करोड़ रुपए मिले हैं। इसका मतलब है 210 करोड़ रुपए ये बने। वो कहाँ लगे हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर लगे हैं, किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगे हैं, ये भी हमें नहीं पता। अगर ये पैसा 162 अरब रुपए पिछले और 210 करोड़ रुपए ये MNAs के, मतलब ये कहीं तो आपको नजर आएंगे ना। इसके अलावा ग्रीन लाइन का मंसूबा जो बाकी हुकूमत एग्जीक्यूट कर रही है, आज तक वो बसें हमें नहीं मिली हैं। मंगो पीर रोड की रिकंस्ट्रक्शन वो हमें नजर नहीं आ रही, या KMC की फायर फाइटिंग स्कीम हमें कुछ भी नजर नहीं आया। तो ये वो तमाम मंसूबे और ये वो तमाम पैसे हैं कि अगर कराची पे लग जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तो मेरे ख्याल है कि हमें नजर भी आते हैं, और कराची की आवाम जो है वो शायद वजीर आजम साहब का शुक्रिया अदा भी करती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, अब ये जो आपने चीज़ें पिन पॉइंट की हैं ये बहुत अहम, आपने नंबर्स जो बताए हैं बड़े अहम हैं। मुझे इस बात को आगे बढ़ाने दें आफ्ताब जहांगीर साहब। जिस तरह की शर्मिला साहिबा कह रही हैं कि 162 रुपया जिसका ऐलान हुआ फिर बजट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, और फिर 210 करोड़ रुपया जो आपके MNAs को मिल रहा है कराची से जो इस वक्त इलेक्ट होके आए हैं डेवलपमेंट बजट के सूरत में, अगर इसको मिला के कराची को दे दिया जाता तो शायद ये हशर कराची का ना होता, बकौल शर्मिला फारूकी साहिबा। तो मैं ये कहता हूँ कि जी जिनको कोई शिकायत है कि वो 15 करोड़ नज़र नहीं आ रहे या कहीं खर्च नहीं हुए तो वो आ जाएं। मैं उनको, क्योंकि वो मेरे हाथ में पैसे नहीं आए, वो PWD के पास पैसे आए, मैं ले जाऊंगा उनको और अपना सर्वे करवा दूंगा कि 15 करोड़ जो है कराची का जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिटेंसी है, जो गुलशन मेमार से लेके औरंगी टाउन तक है, सबसे बड़ी कॉन्स्टिटेंसी है, उसके ऊपर 15 करोड़ हमने कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, जहाँ पे वो ऑनगोइंग काम हो रहा है। वो एक एक चीज़ का हिसाब देंगे, एक एक रुपये का हिसाब देंगे उसकी, चाहे आप चाहे तो GIT बनवा लें, चाहे तो जो कुछ कर लें। और मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि जितना आप फेयर रहेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कही उन्होंने, देखिए मैं पॉइंट स्कोरिंग किए बगैर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो 162 अरब रुपए के ऑन गोइंग, ये 800 अरब रुपए के ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स की बात कर रही है मेरी बहन, ये वो कौन से प्रोजेक्ट हैं, वो कब शुरू हुए और उस पर कितना पैसा लग चुका है, वो कहाँ पर हैं, वो हमें भी बताएं कि जी कराची में हमने ये प्रोजेक्ट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, और वो जो अभी आपको नज़र नहीं आ रहे ये एकदम नज़र आएंगे आपको, क्योंकि 3 साल के अंदर, ये 3 साल का टारगेट है मुनैज़ा, ये कोई लंबा टारगेट नहीं है, ये 3 साल का टारगेट है। 3 साल के अंदर ये 1100 रुपया कराची में लगना है, ये कराची की तकदीर को बदलना है। देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी ऑनेस्टली कह रहा हूँ, और मैं आज भी कहता हूँ, मैं आज चौथे चैनल पे बैठा हूँ, मैं हर एक को कहता हूँ कि मुझे PTI का ना समझें, PTI का मैं ज़रूर हूँ, लेकिन मैं कराची का नुमाइंदा हूँ।
मैं कराची ने मुझे अपनी आवाज बनाकर भेजा। अगर मैं वो बात वो कर रही हैं बिलखुसूस 162 रुपए का जो ऐलान हुआ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, वो बजट में क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हुआ? क्योंकि देखिए स्पेसिफिक बातों पे आ जाएं तो लोग भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं। ये जो सवालात उन्होंने रखे उसके जवाब देने तो बहुत जरूरी है। मैं वो बताना, इन्होंने 15 करोड़ का बताया, मैंने आपको बता दिया। और आप चाहें तो अपने कैमरामैन को कल मेरे साथ भेज दें, एक नुमाइंदा भेज दें, मैं उनको ले जाके सर्वे करवा दूंगा, इलाके के लोगों से मिलवा दूंगा। वो जितना चाहे मेरे खिलाफ बोल लें या मेरे हक में बोल लें, उनके सामने आ जाएगी, हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। जो हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त पैसे लगाएगी, क्या जो 300 अरब रुपए है वही आप लगाएंगे और इसके अंदर कुछ जो रकम है वो सुप्रीम कोर्ट के कॉफर से आएगी, यानी कि जो बैरिया टाउन उनको वापस करेंगे, आप उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? मेरा ख्याल है वो कोई 125 या 128 नहीं, हम उस पर डिपेंड नहीं कर रहे। मैं आपको बिलियन रुपीस। अच्छा जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। फिर कहाँ से लाएंगे ये पैसे? बिकॉज ये कहा जाता है ना कि हमारे पास पैसे नहीं है। जी अच्छा, मैं वही तो मैं अब आपसे क्या बात करूं, मैं यही तो कह रहा हूं कि देखिए सर वक्त की किल्लत होती है, इसलिए मैं चाह रही हूं कि हम पॉइंट पे आ जाएं। अच्छा मुनीजा ये कह रहे हैं 800 अरब रुपया हम लगाएंगे, ठीक है जी। इनसे पूछ लें कि कहां से लाएंगे। हम तो 300 अरब के, आप जो मर्जी कह लें कि जी बैरियर टाउन से ले लेंगे, हम कहीं से भी ले लेंगे, तो 800 अरब कहां से लेंगे? ये कहां से लाएंगे ये 800 अरब? कौन से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो ये पूछ लेते हैं? मगर आप अपनी बात तो करिए कि जो आप पैसे लगाने जा रहे हैं ये कहां से आएंगे? ये 300 अरब आप 300 अरब लगा रहे हैं कि नहीं? सवाल ये 300 अरब फेडरल गवर्नमेंट से आ रहे हैं? 300 क्या, हमें तो 1100 लगाने हैं, हमें तो 1100 लगाने हैं। 1100 ये लगा लें या 1100 हम लगा लें, हमें कराची को पैसा लगाना पड़ेगा। नहीं सर, आपने हम तो कह रहे हैं ना कि हमने तो 62% हमारा है 1100 के अंदर। अच्छा 62% आपका है। MQM की जानिब जाते हैं। इकबाल साहब आपसे ये सवाल रखती हूँ कि अब आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात भी सुन ली, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात भी सुन रही, आपको क्लियर हुआ है चूँकि लोकल बॉडीज़ आपके पास रही हैं कि एग्जैक्टली कितनी रकम फेडरल गवर्नमेंट लगा रही है और कितनी सूबाई हुकूमत? देखिए पहली बात तो ये है, मैं शर्मिला फारूकी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये 802 अरब रुपए इन्होंने कहा है, वैसे दूसरे इनके जो है नुमाइंदे वो कहते हैं 825 का हमने वो किया है। अब ये अभी अनाउंस क्यों हुआ ये तमाम चीजें, जब से ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, और जो 162 अरब की बात की है वो बात सही है कि 162 अरब का उन्होंने वो वायदा किया था और उसको वो नहीं किया, और इसके साथ ही मेरा ख्याल है उसमें ये इसमें इंक्लूड होगा। दूसरी चीज ये है कि जो मसाइल हैं, देखें मैं बिल्कुल इस वक्त सियासत हमने ये होने के बाद कि जी हम 800 देंगे, वो कह रहे हम इतने देंगे। अभी आप देखें असद उमर का बयान था कि 62% हमारा है, 38% हमारा है। अरे भाई 62 38 को छोड़ो, 100% सूबाई का है। बताओ तो सही कहाँ है? जो 800 की बात कर रहे हो आप, जब इस शहर के अंदर बारिशें हुई हैं, जब NDMA ने काम शुरू किया तो ये जागे हैं कि ये क्या हो गया, इन्होंने नाले साफ कर दिए, तमाम चीजें हो गई। फिर K4 के ऊपर ये कह रहे कि 11 अरब खर्च कर चुके। मैं इनकी तस्दीक के लिए मैं ये कह दूं कि इसमें पिछली नून की हुकूमत में भी K4 के ऊपर पैसा था, उससे पहले भी K4 के ऊपर पैसा, और अब भी मुझे अभी भी इसके ऊपर अवाम है कि K4 अगर इन 3 साल में हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। देखें सबसे बड़ी बात यही है कि तमाम चीजें आपके सामने आ रही हैं, और जो अभी आफ्ताब भाई ने बात कही है, जो 15 करोड़ की बात कही है, अरे आपके उसमें तो 90 करोड़ पर तो लड़काना में लग गया, उसका हिसाब भी तो बता दो भाई, दिखाओ ना कहाँ पे लड़काना कैमरा। अच्छा ये जो आपने हिसाब मांगा है ना इकबाल साहब, हिसाब जो आपने मांगा है ये बहुत जरूरी है। आफ्ताब साहब ने भी वही सवाल किया है। मोहम्मद तौहीद की मैं जानिब जाऊंगी, मगर इससे पहले एक छोटा सा सवाल शर्मिला आपसे कि ये जो 800 अरब रुपया है ये कहाँ से जनरेट होगा? इसके ऊपर भी थोड़ी सी क्लैरिटी आपके मेहमानों को दे दूं कि 802 अरब रुपए में से सिंध हुकूमत के कुछ अमाउंट है, 250 अरब रुपए चाइनीज लोन है, बाकी इसमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे के सारे 802 अरब रुपए जो है हुकूमत सिंध, देखिए एक प्रोविंस, वो भी एक छोटा सूबा,
इतने ज्यादा पैसे जनरेट नहीं कर सकता कि सिर्फ कराची के ऊपर 802 अरब रुपए लगा दे। जाहिरी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने पेशावर के पहले अंदर क्यों नहीं आपने जनरेट कर पाए? सवाल ये दैट व्हाई डिड इट हैव टू टेक द प्राइम मिनिस्टर टू टेक दिस इनिशिएटिव? मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि इसमें से जो चंद एक प्रोजेक्ट्स हैं, मैं जरा वजाहत कर दूं अपने भाइयों के लिए। इसमें से जो चंद एक प्रोजेक्ट हैं वो ऑलरेडी ऑनगोइंग है। नहीं, मैं ये बताना चाह रही हूँ। अच्छा, अगर हम एक साथ बोलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा किसी भी बात कोई भी बात समझने की। तो आप ये कह रही हैं कि चंद प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग थे, ठीक है। मोहम्मद तौहीद साहब, आपकी जानिब आऊंगी अर्बन प्लानिंग के हवाले से। मैं आपकी जानिब आऊंगी थोड़ी देर बाद। जी ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। कुछ प्रोजेक्ट्स आप कह रही हैं कि वो ऑनगोइंग थे। मोहम्मद तौहीद साहब, आपने ये तमाम पार्टीज की बात सुन ली है। अब सवाल आपसे ये है कि अभी तक अभाम है कि एग्जैक्टली वेयर द मनी इज़ कमिंग फ्रॉम, कितना कौन सी जमात एग्जैक्टली कितने पैसे जो है वो मुखलिस कर रही है इन प्रोजेक्ट्स के लिए। आप क्या समझते हैं कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है या लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या कि अभी तक जो पैसे हैं उनको सही तरीके से तकसीम ही नहीं किए गए? देखिए, अभी तक तो ये बात क्लियर नहीं हुई। बहरहाल ठीक है, सबके क्लेम अपनी जगह मौजूद हैं कि जी हमारा ये शेयर होगा या हमारा ये शेयर होगा, लेकिन अभी कोई बॉटम लाइन बात तो हमारे सामने नहीं आई, पहली चीज़। अच्छा, पैसे एक अलहदा मसला है। दूसरी जो अहम चीज़ है, जो बुनियादी चीज़ है, देखिए शहर कराची में इस वक्त चंद मसाइल नहीं बल्कि बहुत सारे मसाइल हैं। जैसे सबसे बुनियादी मसला जो इस वक्त हमें अर्बन फ्लडिंग के फ़ौरन साथ में नज़र आया, जो कि नालों की सफाई और उनकी चौड़ाई को बेहतर करना है। लेकिन नालों की सफाई और चौड़ाई जो है ये जुड़ी हुई है दो चीज़ों के साथ में, कि शहर में कचरे का जो इंतज़ाम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो निज़ाम है वो बेहतर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से शहर का 40% कचरा जो है वो इन नालों में हमें मिल रहा है। यानी अगर आप सिर्फ नालों की सफाई करते हैं या कोई भी इदारा सिर्फ नालों की सफाई करके चला जाता है तो वो प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी पे एक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ये बात है कि अगर वही कचरे का इंतजाम बेहतर नहीं होता उसके साथ साथ, तो फिर वही कचरा जो है वो फिर हमें इन नालों में दोबारा मिलता है। तो क्या हम फिर दोबारा एक और वेव का इंतजार करें इस तरह की कि जी कराची में एक और कोई वेव आएगी और इस तरह फिर ये बात होगी? तो सस्टेनेबिलिटी जो है प्रोजेक्ट की, देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये देखना कि कौन से प्रोजेक्ट हैं जो इस वक्त शहर कराची के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिस पर काम किया जाए। ठीक है, नंबर 1 पहले वो प्रोजेक्ट डिसाइड करना कि जी बहुत जरूरी है। देखिए, क्योंकि शहर कराची के मसाइल बहुत ज्यादा हैं और ये हकीकत है, चाहे फेडरल हो, मैं आपकी बात समझ गई, किसी के पास ऐसे किसी के पास बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो अच्छा इसमें जैसे कि बात समझने की जरूरत है। देखिए, सिर्फ मुझे ये बात आप समझा दीजिए तौहीद साहब कि सॉलिड वेस्ट की आपने बात की, आपने कहा कि ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो सॉलिड वेस्ट जो है वो लोकल गवर्नमेंट के मातहत होगा, सूबाई गवर्नमेंट के मातहत होगा, कहाँ होगा? क्योंकि इस वक्त सूबाई हुकूमत तो है ही नहीं, बल्दियाती निज़ाम तो ख़त्म हुआ है। देखें, बल्दियाती निज़ाम जब तक मौजूद था उस वक्त तक का जो स्ट्रक्चर था वो मैं आपको बता देता हूँ कि शहर कराची के 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, जो कि सिंध हुकूमत के अंडर आता है, वो जो है वो कचरा उठाने का इंतजाम उनके हाथ में था। और 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो डीएमसी है उनका जो है वो जिम्मेदारी थी कि वो कचरा उठाएं। ठीक है, अभी इस वक्त जो है वो तमाम जिम्मेदारी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर आ गए। जी बिल्कुल नहीं, एमक्यूएम की नहीं, ये भी आप ध्यान में रखें। फिर वो 6 डीएमसी में से भी सिलसिला ये था कि 2 डीएमसी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट के आपका मलीर की और डिस्ट्रिक्ट साउथ की डीएमसी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी और बाकी 4 डीएमसी जो है वो एमक्यूएम के पास थी। तो यानी ये एक लेयर टू लेयर एक सिलसिला था। अभी इस वक्त चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर आ गए, इस वक्त तमाम जिम्मेदारी जो इस वक्त कचरे का इंतजाम की है वो इस वक्त जो है वो सिंध हुकूमत पे आ गई है। ठीक है, तो साथ साथ उसको देखना भी जरूरी है। अगर हम उसको नहीं देखते तो मसला हल नहीं होगा। एक बहुत बड़ा मसला जो शहर कराची का इस वक्त है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है। देखिए, इस वक्त हम BRT की बात कर रहे हैं, हम कराची सर्कुलर रेलवे की बात कर रहे हैं, लेकिन एक आम शख्स को अपने घर से फौरन निकलने के बाद में एक सादा सी मिनी बस या कोच या जो भी हो, जो कि सिंध हुकूमत पहले जो प्रोजेक्ट लेके आते रहे, वो इस वक्त नहीं मिल रहे हमें। तो हमें ये पहले देखना जरूरी है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि कम पैसों के साथ में हमें शहर कराची को बेहतर करना है।
आपने जो बात कही है उसमें बड़ा वजन है। तौहीद साहब, इधर वक्फा लेती हूँ और वक्फे के बाद हम पूछेंगे कि क्या हमारी जितनी भी पार्टीज़ हैं कराची के अंदर, MQM, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने मिल बैठ के ये सोचा है कि प्रायोरिटी लिस्ट उनकी क्या है, कराची को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए। चूँकि मोहम्मद तौहीद जो एक माहिर है, उनका ये कहना है कि सबसे पहले सॉलिड वेस्ट और उसके बाद लोकल ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो तमाम जमातें उनको फोकस करना चाहिए। ये सब कुछ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शर्मिला साहिबा, मोहम्मद तौहीद साहब जो अर्बन प्लानिंग के माहिर हैं, उन्होंने ब्रेक से पहले ये कहा कि कराची के अंदर हमें ये देखना होगा कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। वो ये समझते हैं कि सॉलिड वेस्ट और जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब जो आप लोगों की मुलाकातें हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ बेहतर मामलात हुए हैं, क्या मिल बैठ के ये सियासी जमातों ने फ़ैसला किया है कि जी हमने प्रायोरिटी किसको देनी है, चूँकि पैसे कम हैं और मसाइल ज़्यादा हैं? देखिए मनीषा, ये तो बिल्कुल हकीकत है कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और पैसे वाकई कम हैं। अगर आप वर्ल्ड बैंक की इंडिपेंडेंट स्टडी रिपोर्ट देखें कराची के हवाले से, तो उसमें सिर्फ वो ये कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की रिवैम्पिंग के लिए 10 करोड़ डॉलर की ज़रूरत है, 10 अरब डॉलर की ज़रूरत है। और ये दिस इज़ ओनली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी जो आपकी अगर मास्टर प्लान के हवाले से आप उस पर काम करें और अर्बन प्लानिंग करें प्रॉपर, या प्लांटेशन करें, वो अलग चीज़ें हैं। तो जब हम बात करते हैं कि कराची एक मेगा सिटी है और वो इतना ज़्यादा फंड जनरेट करके वफाक को देता है, तो कराची के ऊपर पैसा वफाक भी उसी नौयत का लगाए, तो हमारा मजाक जो रह जाता है, ये कहा जाता है कि जी हम इतना पैसा क्यों दें। लेकिन अब जब ये कोऑर्डिनेशन कमेटी आई, इसमें तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हैं। हुकूमत सिंध ने अपनी जानिब से तमाम चीजें प्रायोरिटी क्या डिस्कस हुई है? आपने क्या कहा है कि जी सैर फहरिस्त ये होगा, फिर नंबर 2 पे ये होगा, नंबर 3 पे ये लोग जानने की कोशिश करेंगे आपसे। देखिए, पहले नंबर पे तो कराची का पानी का इशू है, मेजर इशू है कराची के हवाले से, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस सबके लिए। दूसरा ये है कि कराची में ड्रेनेज और फिर सेवरेज के इश्यूज हैं, और ये बड़े सीवियर इश्यूज हैं। अच्छा, कराची के साथ ये भी इशू रहा है कि कराची का कोई मास्टर प्लान नहीं है, कोई अर्बन प्लानिंग नहीं हुई है कराची के हवाले से। मशरूम ग्रोथ हो गई है, जिसको जहाँ मर्जी आया बिल्डिंग खड़े कर दी। और कराची में जो एक बहुत बड़ा मसला पिछले चंद एक सालों के अंदर आया है, लास्ट 20 ईयर्स, वो ये है तजावुजात का, इंक्रोचमेंट का। अब नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट है, एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर इंक्रोचमेंट है। आपने सुना होगा माजी के अंदर चाइना कटिंग, ये कोई मतलब ढकी छुपी बात तो है नहीं, ये भी हुए। एमिनिटी प्लॉट्स चेंज हुए हैं और वहाँ पर शादी हॉल्स खड़े हो गए थे। नहीं, मगर एक चीज क्लियर कर दीजिए, आपने कहा कि पानी का इशू, लेट्स गो वन बाय वन। इसके अंदर फिर K5 का जो इशू है, ये तो फिर फेडरल गवर्नमेंट इसको फंड करेगी ना? देखिए, जिस तरह मैंने आपको कहा ना, ये सवाल आया था आपके मेहमानों की तरफ से भी कि ये प्रोजेक्ट अब क्यों शुरू हुए। जैसे मैंने कहा कि K4 का प्रोजेक्ट पहले से शुरू हुआ है और हुकूमत सिंध की जानिब से 11.3 अरब रुपए इस पे लग चुके हैं। अब जो बाकी के पैसे रहते हैं उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने ये वादा किया है कि वो बाकी के पैसे वो लगाएगी। जो 100 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, उसमें से जो पैसे हैं वो इस पे लगेंगे। तो पहले फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये रोके गए थे पैसे? 2018 में ये हुआ था। नहीं, पहले तो हुकूमत सिंध कर रही थी ना ये काम, इसमें फेडरल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं था। अच्छा। और 2018 में हुआ ये था, जब इमरान खान साहब कराची आए थे तो इमरान इस्माइल साहब ने कहा कि जी इसमें बड़ी करप्शन हो रही है, हुकूमत सिंध मेगा करप्शन कर रही है इसके अंदर। तो इमरान खान साहब एक इंक्वायरी ऑर्डर करके चले गए थे, जिसका आज तक पता नहीं चला। तो 2 साल से ये मंसूबा जो है ये तातील का शिकार रहा, क्योंकि हमें नहीं पता चला, इंक्वायरी हुई नहीं। हाँ जी, K4 का, इसमें तातील हो गई। अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, इसमें ये बात हुई और ये सामने आया, तो इस पे उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने कहा कि हम बाकी के पैसे हम इसके ऊपर लगाएंगे और कराची को हम ये K4 का प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट करके देंगे, व्हिच इज अ गुड थिंग। ठीक है, तो ये कुछ मामला हल हुए हैं। ठीक है, हाँ। देखिए, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज, देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का ये भी काम है कि देखिए कराची में कुछ जमीनें जो हैं हुकूमत सिंध की हैं, कुछ वफाक की हैं, कुछ कैंटोनमेंट की हैं, कुछ मलियत डेवलपमेंट की हैं, कुछ लियारी डेवलपमेंट की हैं। अब इसमें होता है बिल्कुल रेनोसीज नहीं मिलते, बॉटलनेक्स आ जाती हैं
अब इसमें ये होगा कि एक काम बड़ा स्मूथली हो जाएगा अगर किसी का कहीं से कोई परमिशन की जरूरत ठीक है। अब अलाउ मी शर्मिला साहिबा, आफ्ताब साहब भी बैठे हुए हैं, बाकी मेहमान भी। आफ्ताब साहब, जो ये बात कह रही हैं K4 का, ये देखिए पहले भी मामलात हो सकते थे हल, शायद मीडिया भी ये कहता रहा और तज्जिया निगार भी ये कहते रहे कि अगर मिल बैठ के कराची का मसला ढूंढ लिया जाए तो उसका मसला जो है वो सियासी है, आपको सियासी हल निकालना चाहिए था। आप नहीं समझते कि बहुत वक्त गुजर गया मिसट्रस्ट में और ये हाल हो गया कराची का जो हमने देखा पिछले दिनों के अंदर कि लोगों ने कहा कि अब बस हो गई है। मुझे ये बताइए कि एक तो K4 के ऊपर आप पैसे दे रहे हैं, व्हाट अबाउट कराची सर्कुलर रेलवे, क्या वो फेडरल गवर्नमेंट उसके लिए जो पैसे हैं वो एक तरफ करेगी और इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाएगी? अच्छा देखिए मुनीज़ा, मैं आपको पहले कुछ बात बता दूं कि अभी जैसे हमने क्या करते हैं, हम अपनी सियासत की खातिर बहुत सी चीज़ों को वो कर देते हैं ख़राब, फिर वो उसको संभालना पड़ता है, उसमें बड़ा टाइम लगे। देखिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल था, जबकि पहले ये कराची बिल्डिंग कंट्रोल था, उसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल किया ताकि कराची की अमल दखल उसमें से निकल जाए। इसी तरह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अब सुनने में आ रहा है कि उसको वापस कराची बिल्डिंग कंट्रोल बनाने की बात हो रही है और सिंध के बजाय वो अब कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने की कोशिश हो रही है। और वो हो सकता है वो मेरी जहाँ तक ज़राए वो बता रहे हैं कि ये बात हो चुकी है और ये इंशाल्लाह कुछ दिनों में अनाउंस हो जाएगी। अच्छा देखिए, जब तक आप कराची को ये समझ लें कि कराची पाकिस्तान का वो मेगा सिटी है जिसकी आबादी आपने पेपरों में बहुत कम शो की हुई है, 1,40,50 लाख के करीब आपने आबादी शो की, जबकि असल हकीकत जो है सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ये 3 करोड़ है। अब 3 करोड़ की आबादी को जब नहीं, मगर आप फिर वो जो सेंसस का रिपोर्ट है वो आप शाया तो करते नहीं है। अब आप सेंसस की रिपोर्ट जब तक शाया नहीं करेंगे तब तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। अच्छा मुनीज़ा, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें ये सेंसस हमारे दौर से बहुत पहले हुए थे। अच्छा अब ये सेंसस का अभी मुराद अली शाह साहब ने भी कहा कि जी इस मरदमशुमारी पे इसके ऊपर तो हम जो है बल्दियात इलेक्शन नहीं कराएंगे, इसका मतलब ये है कि इलेक्शन डिले होगा। देखें मैं ये कहता हूँ कि जी आप मरदमशुमारी करवाएं। अच्छा इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं शहर कराची के अंदर, इतने सारे आपने अथॉरिटीज़ बना दिए हैं, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, KMC। वो बात में होगी, मगर सिर्फ मुझे एक चीज़ क्लियर कर दीजिए, ये जो KCR का प्रोजेक्ट है कराची सर्कुलर रेलवे, अच्छा ये इसके बारे में वफाक की हुकूमत फंड करेगी? अच्छा देखें ये 300 अरब रुपए का हुआ है, इसको CPEC में लाया गया है और 250 अरब रुपया जो है वो चाइना की कंपनी लगाएगी और 50 अरब रुपया जो है वो सिंध गवर्नमेंट लगाएगी। इसके अंदर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बनाएंगे तो वो सूबे के अंदर ही रहेगा, लेकिन उसको इख्तियारात तो दें। आपने इतने सारी चीज़ें बना दी हैं। अच्छा ये सब हमने नहीं बनाई, 2018 में नहीं बनी मुनीज़ा। ये जो आपने इख्तियारात की बात की है वो अहम बात है और इख्तियारात के बाद हमने देखना है कि वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम आ सकता है जो बा इख्तियार हो। इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इकबाल साहब आपकी जानिब आऊँगी। पहले आफ्ताब जहांगीर साहब ये कह रहे थे कि इख्तियारात कराची को नहीं मिल सके, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आप समझते हैं कि अगर लोकल बॉडीज़ को वहाँ पे इख्तियार कर दिया जाए, जिस तरह KMC से कहा जाता था कि जी एक तरीके से उसे सारी पावर ले ली गई और शायद इसका बहुत बुरा असर पड़ा, तो अगर ऐसा होना है तो फिर सेंसस की जो रिपोर्ट है वो तो शाया होनी पड़ेगी और उसके ऊपर आपके भी कुछ इख्तिलाफात हैं अगर बल्दियाती इंतखाबात करने हैं तो। ये बड़ा अच्छा सवाल कि आपने सेंसस हुए थे, सेंसस में कराची की आबादी शो की 1,56,00,000, वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं 2.5 करोड़, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं 3.5 करोड़। इसका तो तयन कर लिया जाए, और जबकि हमारी असेंबली के अंदर भी वो पड़ी हुई है और उसके अंदर तमाम सियासी पार्टियों का इत्तेफाक हुआ था कि 5% जो सेंसस हुए उसको ऑडिट करा दिया जाए, अभी तक ऑडिट नहीं हुआ। ये तो सारी चीजें तो यहाँ पे फिर आप कह रहे हैं कि देखें दुनिया के अंदर लोकल बॉडी सिस्टम जो होता है मेयर के अंडर में होता है, मेयर को पावर दी जाती है। आज कराची शहर में एडमिनिस्ट्रेटर आपने बिठा दिए, सारे के सारे आज ये बात करते हैं। देखिए मैं वो बात नहीं करना चाहता कि मगर यहाँ पे ये किया गया है ना कि तासुबियत की हवा दी गई है कि 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने एडमिनिस्ट्रेटर वो बिठा दिए। कराची शहर पढ़े लिखे लोगों का शहर है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल यहाँ पे, बड़े बड़े आपके जो
जो कराची शहर को जानते हैं वो लोग बैठे हुए, वो दिमाग बैठा हुआ है कि उसको उस तरीके से लिया जाए। यानी कि जो अभी मर्दमशुमारी हुई है इकबाल साहब, उसके ऊपर तो MQM जो रजामंद नहीं होगी इलेक्शंस कराने के लिए, तो हम समझ लें कि जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं होने वाले हैं और वो होने चाहिए कानून के मुताबिक और 3-4 महीनों के अंदर, वो तो नहीं हो पाएंगे। देखिए ये होना चाहिए जब तक लोकल बॉडीज इलेक्शन होंगे, और लोकल बॉडीज इलेक्शन के अंदर तमाम चीजें जो है मेयर के पावर दी जाएं, ये तमाम चीजें हम तो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्यों नहीं बना देते सिंध के अंदर, हम कहते हैं तो इसके ऊपर, ताकि लोगों को, चाहे वो सक्कर का मेयर हो, चाहे वो लाड़काने का हो, चाहे जहाँ उसको, ताकि उसको पावर मिल जाए। जिस तरह के यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी आप कराची को मेट्रोपॉलिटन बना दें, फिर MQM कहती है नहीं आप कराची को बाख्तियार, जो लोकल गवर्नमेंट है उसको बाख्तियार करें। क्या यही जो सिस्टम है जो बाकी मुल्क में भी चल रहा है, अगर आप लोकल बॉडीज़ को मजबूत कर दें तो कराची का मसला आप समझ लें कई हद तक हल हो सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल, शहर कराची में हम ये देखते हैं कि अर्बन गवर्नेंस का फेलियर जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है, और इसमें यह है कि शहर कराची में अगर एक बाइख्तियार मकामी हुकूमत हो और उनके पास वो तमाम जिम्मेदारियां हों जो कि बल्दिया की जिम्मेदारियां होती हैं, यानी काउंसिलर जो है वो काउंसिलर किसी भी पार्टी का हो तो वो इतना खुद मुख्तार हो कि जो म्यूनसिपल की जिम्मेदारी है, जो उसके इलाके के लोगों के ज़मीनी सतह के मसाइल हैं वो उनको हल करने की ताकत रखता हो, तो उससे बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। उसके लिए फिर हमें जो बड़े दूसरे इदारे हैं सेटअप को ही रखते हुए इसको बाख्तियार कर लिया जाए। तौहीद साहब, करंट सेटअप के साथ में नहीं, हमें इसको देखें, इसमें फिर थोड़ी सी बात यह है कि जो सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 था और 2013 था, उसमें दोनों के दरमियान ही कोई सूरत निकालनी पड़ेगी और बहुत बैलेंस होके ये काम करना पड़ेगा और तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेके ये काम होगा। कोई भी एक फर्द या एक पार्टी ये काम नहीं कर सकती, वरना फिर वही जो है वो हमारा जो इस वक्त सूरत हाल है उसी तरह की सूरत हाल नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद तौहीद साहब, इकबाल मोहम्मद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आफ्ताब जहांगीर साहब, शर्मिला साहिबा, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह तौहीद साहब कह रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ वसाइल की कमी का मामलात नहीं है, इख्तियारात के ऊपर भी सोचना होगा और इसकी भी तकसीम सोच समझ के करनी होगी ताकि कराची की जो ओनरशिप है वो तमाम पार्टी सही तरीके से ले सकें और ये ना हो कि एक पार्टी हावी होने की आड़ के अंदर कराची के जो मसाइल हैं उसके अंदर मज़ीद और जो बदतरी है वो लाएं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।